सरकार सरकार होती है, व्यक्ति बदलता है। किसी भी सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है, उसका पालन करना अगले का दायित्व बनता है। किसी ने भी यहां पे तय किया हो, 2007 में तय किया हो, 2012 में तय किया हो, 2014 में तय किया होगा, अगर किसी सरकार ने तय किया है उसको हम लागू करेंगे। हमने उसको प्रभावी ढंग से लागू किया, नई पॉलिसीज दी हैं। पॉलिसी के दायरे में बिना भेदभाव के हर एक इन्वेस्टर को उसका इंसेंटिव भी समय पे हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है। उत्तर प्रदेश आज जिस दिशा में आगे बढ़ा है, यहां पे अभी हमारे डिप्टी सीएम भी बता रहे थे, हम लोग जब आए थे हमारे पास निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज ज्यादा थे, गवर्नमेंट के कम थे। हॉस्पिटल्स की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत दयनीय स्थितियां थी, और हम लोग तो उन परिस्थितियों से जूझे हैं, देखे हैं। लोग मरते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। बीमारी से लोग तड़पते थे, और समाचार पत्रों में, मीडिया में आता था, अज्ञात बीमारी से इतने लोग मर गए। बीमारी अज्ञात, आज के समय में भी अज्ञात थी। मुझे एक जनप्रतिनिधि के रूप में इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़नी पड़ती थी। लंबी लड़ाई को हम लोग लड़े, और आज मैं कह सकता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के 38 जनपदों में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी को हम लोगों ने आज पूरी तरह समाप्त कर दिया है, पूरी तरह समाप्त किया है। यानी ये सरकार की नीयत साफ है, उसकी नीतियां हैं। हर एक व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ ईमानदारी के साथ पहुंच जाए, तो मेरा यह मानना है कि वह सब कुछ किया जा सकता है जो एक कॉमन मैन के मन में होता है। हम लोग इस बात को बोलते थे। जो जिन परिस्थितियों से उत्तर प्रदेश के लोग जूझ रहे थे, लोग बोलते थे कैसे ठीक होगा। हमने कहा ठीक होगा। ये उत्तर प्रदेश में आप अनुमान करिए, 2012 से लेकर के 2017 के बीच में 900 से अधिक दंगे हुए थे। अनुमान कर लीजिए। कोई सिटी ऐसी नहीं थी जहां कर्फ्यू का दौर उस सिटी के अंदर न गुजरी हो। कोई उद्यमी, कोई चिकित्सक, कोई व्यापारी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने गुंडा टैक्स न दिया हो। इस दौर में अराजकता चरम पर थी। यहां का युवा पलायन करता था। सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं थी। परिणाम क्या था? जब सुरक्षा नहीं होगी, जो पहले से उद्यम थे वह भी यहां से प्लान कर रहे थे। जैसे तैसे वे भागने के लिए मजबूर थे। यहां पे सब जुनेजा जी अपनी बात को कह रहे थे, ये उनकी अपनी पीड़ा थी, जहां उनका बचपन बीता। उस धरती को छोड़ना उनके लिए अत्यंत कठिन रहा होगा, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि उन्हें अपनी सुरक्षा भी चाहिए थी। और केवल एक जुनेजा जी की बात नहीं थी, ये उत्तर प्रदेश के हर उद्यमी की, हर व्यापारी की, हर उस व्यक्ति की पीड़ा है जिसने उस दौर को देखा है। 2003 से लेकर के 2017 के बीच के उस दौर को देखा है, जब व्यापक कर्फ्यू में अपहरण के लिए यहां पर अपहरण होते थे, फिरौती वसूली करने के लिए। और उन स्थितियों में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने दायित्व मुझे उपलब्ध दिया था, तो हमें इस चुनौती का सामना भी करना था, और हर एक नागरिक के मन में एक विश्वास भी पैदा करना था। स्वाभाविक रूप से यह हम पिक एंड चूज से नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने तय किया भाई जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। और हम लोगों ने इस मामले में जब कार्रवाई प्रारंभ की, प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रह करके करें।
लेकिन बहुत बार होता है, आप भी इस बात को समझते होंगे। भाई अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है और उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। मुझे याद है जब मुझे पहला इन्वेस्टर समिट करना था तब हमारे औद्योगिक विकास के मंत्री आए थे। उन्होंने कहा था कि हम एक यहां पे अपना इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कितने का आप निवेश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट में हम लोग 20,000 का टारगेट लेके चल रहे हैं। मैंने कहा बहुत छोटी राशि है, थोड़ा बड़ा सोचो, बड़ी सोच के साथ काम करो, पॉलिसीज तैयार करो। 20,000 करोड़ के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को नहीं आमंत्रित करूंगा। तो उन्होंने कहा अरे कौन आएगा यूपी में? हमने कहा लाना तो है, उस प्रकार की परिस्थिति पैदा करनी है। और आज जब हम यहां पे इस फार्मा कॉन्क्लेव के अवसर पर हैं, मैं आपको कह सकता हूं कि यूपी को अब तक 2017 से अब तक 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से हम लोगों ने 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को अलग अलग समय में यूपी के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग किया है। इनमें ज्यादातर प्रोडक्शन शुरू हो गया है। आज आप देखते होंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट में यूपी देश के अंदर न्यूनतम स्थिति में है, बहुत कम है। हमारे यहां 2.30% है। इतने बड़े राज्य में 25 करोड़ की आबादी में, उस 25 करोड़ की आबादी में वो कोई उस देश की नहीं जहां की आबादी बूढ़ी हो रही हो, ये उस देश की है जहां पे 56 से 60% आबादी अपने आप में स्किल वर्क फोर्स हो, जवान है, काम कर सकती, काम कर रही है, कामकाजी है। और उस राज्य के अंदर उस बड़ी आबादी के लिए, उस प्रकार की स्थिति के लिए हम लोगों ने अपने कार्य को, इसके लिए हमें रिफॉर्म करने पड़े, हमें उस प्रकार की सुविधाएं देनी पड़ी, हमें उस प्रकार के अलग अलग सेक्टर में उस प्रकार के परिवर्तन करने पड़े। और आज मैं कह सकता हूं कि हमारे पास लैंड बैंक भी है, हम सुरक्षा भी दे रहे हैं, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रहे हैं और लैंड बैंक की भी सुविधा है। और प्लग एंड प्ले के लिए भी हम लोगों ने विभाग से कहा है कि जितना सस्ता हो सकता उतनी सस्ती लैंड उपलब्ध कराइए, जितनी अच्छी R&D की सुविधा हो सकती है उसको डेवलप करने के लिए, उसके लिए जितना पैसा लगता है। आज यूपी बीमारू राज्य नहीं है, देश की इकोनॉमी का एक ब्रेक थ्रू बनकर के उभरा है। आज रेवेन्यू सरप्लस के रूप में उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है और इसके लिए जितनी भी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग लगाएंगे, लेकिन हमें उस प्रकार के इकोसिस्टम को अपने साथ जोड़ना है। जब सभी लोग प्रयास करेंगे तो परिणाम आएंगे और वो परिणाम हम लोग उस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए।
मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। भी इसी फरवरी माह में दिल्ली में EI कॉन्क्लेव होने जा रहा है और उससे पहले देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कॉन्क्लेव हुए थे। यूपी को मेडिकल के फील्ड में यूपी क्या कर सकता है, EI के सेक्टर में, मेडिकल फील्ड में EI का क्या रोल हो सकता है, यूपी उस कॉन्क्लेव को यहां पे लीड किया था। और हम लोगों ने उस समय यूपी के लिए EI मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, जिसको हम 3 वर्ष में एक समान रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और आज वह कार्य जिसको हम यहां फार्मा के रूप में भी फार्मा कॉन्क्लेव के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा उन सभी कंपनियों का जिन्होंने हमारे साथ इस पहले कॉन्क्लेव के अवसर पर MOU किया है और उत्तर प्रदेश की फार्मा पॉलिसी पर उन्होंने विश्वास करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर उस प्रकार के निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम पर विश्वास किया है। उसमें अन्ना फार्मा है, बायोजेटा लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड है, शुक्रा फार्मास्यूटिकल है, वाल्टर बुस्नेल एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड है, जानविका लैब्स प्राइवेट लिमिटेड है, कोरो हेल्थ GCC है, मार्क लेबोरेटरीज है, हाई ग्लेस लेबोरेटरीज है, रास्पा फार्मा है, रामसंस मेडवर्ड है, कोटेक हेल्थ केयर है। मैं इन सब का हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पर विश्वास किया है। मैं आज के इस अवसर पर इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजनरी लीडरशिप है देश को प्राप्त हुआ है, पिछले 11 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। आज भारत जिसको लोग गंभीरता से नहीं लेते थे 2014 के पहले, आज वही भारत जब अपनी नीतियों पर अडिग रहता है तो बड़ी बड़ी वैश्विक ताकतों को भारत के सामने झुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भारत अपनी नीतियों का पालन करेगा और अपनी नीतियों पर दुनिया को ले जाने का कार्य करेगा। भारत का नियंता दूसरा नहीं होगा, भारत अपना नियंता स्वयं बनेगा। ये प्रधानमंत्री जी का विजनरी लीडरशिप आज देश के अंदर तय कर रहा है। आपने देखा होगा कल हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी का, जिन्होंने कल टैरिफ में रोल बैक करते हुए फिर से भारत के टैरिफ को कम किया है और भारत को एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में माना है। भारत अपनी नीतियों पर अडिग था। परिणाम है सत्यमेव जयते। यह हमेशा हुआ है, आगे भी होगा। ये विकसित भारत के सामने बढ़ रहे भारत के वे कदम हैं जिसमें भारत एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में भी आवश्यक है, लेकिन भारत की इस ताकत से सशंकित लोग भी हैं। हमें दोनों के प्रति सतर्क होकर के कार्य करना है और मुझे लगता है कि वैश्विक स्तर पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भारत की उपस्थिति किस रूप में आगे बढ़नी है। आज भारत दुनिया के 200 से अधिक देशों के साथ अपनी दवाइयों की आपूर्ति के माध्यम से जुड़ा हुआ है। कोविड कालखंड में भारत की इस ताकत का एहसास भी दुनिया ने किया था, जब 100 से अधिक देशों को भारत ने कोविड वैक्सीन के रूप में अपनी मित्रता का एहसास कराया था और उन्हें उस समय के लिए उनके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उस वैक्सीन को उपलब्ध करवाने में भारत का जो योगदान था वह हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। आज मुझे इस बारे में आप सबसे कहना है कि यूपी की जब हम बात करते हैं तो यूपी के अंदर हमारे पास, जो मैंने पहले भी कहा, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक एंड
इंडस्ट्रियल जो एडवांटेज है वह भी उत्तर प्रदेश के अंदर आप सबको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 9 वर्ष के अंदर जो हम लोगों ने प्रयास किया है, जो ये वातावरण बना है, हर एक निवेशक हर एक फील्ड में आकर के एक आत्मसंतुष्टि के भाव के साथ कार्य करता है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य मिलेगा जहां इंडस्ट्री में 0 पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है। कोई नहीं, आप आइए निवेश करिए, कोई पूछेगा भी नहीं, आप करिए, सरकार से अपना इंसेंटिव लीजिए, आराम से सम्मानजनक तरीके से आप आगे बढ़िए, कहीं कोई आपके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।